नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 10 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतक संख्या बढ़कर 167 हो गई है। वहीं बृहस्पतिवार को इस रोग से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 21,558 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान पटना में 4, मुजफ्फरपुर में 2, भागलपुर, गया, पूर्वी चंपारण और पूर्णिया जिले में एक व्यक्ति की मौत के साथ प्रदेश में बृहस्पतिवार को मृतक संख्या बढ़कर 167 हो गई। बिहार में पिछले 24 घंटे के भीतर 10,245 नमूनों की जाँच की गयी और अब तक कोरोना वायरस संक्रमित 14,101 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए लागू किए गए संपूर्ण लॉकडाउन का आज पहला दिन मिला जुला रहा। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान लोग सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को मंजूरी दी गई है। इसके बावजूद भी कई जिलों में सड़कों पर बिना मास्क के लोगों को घूमते हुए देखा गया। इन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंडे चटकाए तो कहीं हिदायत देकर छोड़ दिया गया। बिहार में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार चला गया है। बिहार में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने प्रदेश में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया। इस दौरान इमरजेंसी सेवा बहाल रहेंगी। बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया, बक्सर, नवादा, कैमूर, मोतिहारी, मुंगेर, खगड़िया और किशनगंज पहले से ही लॉकडाउन लगा हुआ है। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सभी आदेश पहले जैसे ही हैं। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल कूद समेत अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। बाजार और मॉल भी नहीं खुलेंगे। व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी संस्थानों को भी बंद रखा गया है। राज्य में कहीं भी बसों का परिचालन नहीं होगा। निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं। इसके अलावा निजी गाड़ियों के परिचालन पर भी पाबंदी होगी। विवाह समारोह में अधिकतम 50 और श्राद्ध कर्म में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। बिहार के गोपालगंज जिले में 70 घाट पुल तक पहुंचने के लिए हाल में बनाई गई सड़क बाढ़ में बह गई है, जिसे लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बाढ़ में बहे इस नवनिर्मित रास्ते की तस्वीर ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। वहीं बिहार सरकार ने इस रास्ते के बाढ़ में बह जाने वाली संबंधित घटना मीडिया में आई खबरों को झूठा करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा, 70 घाट मुख्य पुल से लगभग 2 किलोमीटर गोपालगंज की ओर एक 18 मीटर लंबाई के छोटे पुल तक पहुंचने का रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है। यह छोटा पुल गंडक नदी के बांध के ऊपर स्थित है। गंडक नदी में पानी का दबाव गोपालगंज की ओर ज्यादा है। इस कारण पुल तक जाने वाला रास्ता बह गया। यह पानी के अप्रत्याशित दबाव के कारण हुआ। इस कटाव से छोटे पुल की संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1.4 किलोमीटर लंबाई वाला मुख्य 70 घाट पुल पूर्णतः सुरक्षित है और इस योजना में कोई अनियमितता का मामला नहीं है। उसमें कहा गया यह प्राकृतिक आपदा है। विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। पानी का दबाव कम होते ही यातायात चालू कर दिया जाएगा। बिहार में सत्ताधारी जदयू के नेता और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार, पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद तथा भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने तेजस्वी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए विपक्षी नेता पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है।
गोपालगंज के सत्तरघाट पुल को लेकर बीजेपी का दावा है कि पुल सही सलामत है। सिर्फ नदी के पानी के दबाव और इंजीनियरों की लापरवाही की वजह से अप्रोच रोड ध्वस्त हुआ है। इस मामले में विभाग द्वारा भी यह बात कही गई है। गोपालगंज के बैकुंठपुर से बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने तेजस्वी यादव को झूठा करार देते हुए कहा कि उन्हें खुद जाकर सत्तरघाट महासेतु का मुआयना करना चाहिए। तेजस्वी यादव को झूठ का प्रोपेगेंडा खड़ा कर सस्ती राजनीति नहीं करनी चाहिए। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वह खुद इस पूरे मामले को आगामी विधानसभा सत्र में उठाएंगे। बिहार के गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बने सत्तरघाट महासेतु पुल का 29 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था, लेकिन अब यह पुल ध्वस्त हो चुका है। लिहाजा बिहार के विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस भ्रष्टाचार का पुल बताते हुए पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को बर्खास्त करने की मांग की है। पुल के ध्वस्त होने की वजह से बचाव की भूमिका में आए जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार आरजेडी की संस्कृति, संस्कार, उनकी विरासत और उनकी पहचान है। तेजस्वी यादव को सत्तरघाट महासेतु को भ्रष्टाचार का पुल करने का कोई नैतिक निर्माण अधिकार नहीं है। गोपालगंज बांध को लेकर जो मिट्टी के कटाव या ज्यादा जल के डिस्चार्ज को लेकर के सवाल उठे हैं, गुणवत्ता की कमी को लेकर कोई सवाल उठ रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह सारी स्थिति स्पष्ट होगी। इसकी जांच कराई जाएगी और उसका जो निष्कर्ष आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका के निपटारे के लिए गाइडलाइंस तय करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि दया याचिका के निपटारे के लिए गाइडलाइंस तय होनी चाहिए। फांसी की सजा पर अमल के लिए समय सीमा तय किया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अर्जी दाखिल की गई है। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने 5 बच्चों की हत्या मामले में फांसी की सजा पाए 2 बहनों का मामला उठाया है, जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट ने फांसी कंफर्म किया था, जिसके बाद दया याचिका दायर की गई थी और 2014 में दया याचिका दायर किए जाने के बाद फांसी के अमल पर रोक लगाई थी और मामला अभी तक पेंडिंग है। इस केस का हवाला देकर दया याचिका के निपटारे के लिए गाइडलाइंस तय किए जाने और फांसी पर अमल के लिए समय सीमा तय किए जाने की गुहार लगाई गई है। इससे पहले 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने ऐसी ही याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने होम मिनिस्ट्री से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था। याचिका में कहा गया था कि मर्सी पिटीशन के निपटारे के लिए कोई तय नियम और समय सीमा नहीं है और न ही कोई तय मानक है। इसके लिए गाइडलाइंस तय होनी चाहिए। एक झटके में ढह गई 75 साल पुरानी इमारत। बारिश आते ही महाराष्ट्र में जर्जर इमारतों के ढहने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अमरावती में भारी बारिश के चलते बुधवार देर रात 3 मंजिला इमारत ढह गई। पुलिस के मुताबिक यह एक कमर्शियल बिल्डिंग थी। इमारत ढहने से नीचे बैठे 2 सिक्योरिटी गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह बिल्डिंग 75 साल पुरानी थी और काफी बदहाल स्थिति में थी। खतरों के खिलाड़ी 10 के बाद मेकर्स स्टंट बेस्ड रियलिटी शो का एक स्पेशल एडिशन लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है खतरों के खिलाड़ी रिलोडेड। इस स्पेशल एडिशन में शो के पिछले सीजन के कंटेस्टेंट नजर आएंगे। अभी तक इसके लिए करिश्मा तन्ना से लेकर रश्मि देसाई, जैस्मिन भसीन, अली गोनी, हर्ष लिबाचिया और करण पटेल का नाम सामने आया है, लेकिन अब इसमें टीवी एक्टर और होस्ट करण वाही भी जुड़ेंगे। खतरों के खिलाड़ी 8 का हिस्सा रहे करण वाही शो के स्पेशल एडिशन को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा, मैं हमेशा मानता हूं कि खतरों के खिलाड़ी मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। अलग अलग चीजें ट्राई करने से लेकर वो सब करना जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। कुत्तों का डर, दूर भागना, यह सब शो की वजह से हुआ। इस शो से मैंने काफी कुछ सीखा। बहुत ही कम होता है
जब किसी पूर्व कंटेस्टेंट को दोबारा शो का हिस्सा बनने का चांस मिले, और मैं लकी हूँ। मेकर्स एक स्पेशल एडिशन लेकर आ रहे हैं जिसमें पिछले सीजनों के कंटेस्टेंट नजर आएंगे। करण वाही ने आगे कहा, जब मुझे इसके लिए अप्रोच किया गया था तो मैंने एक पलक झपकाए बिना ही हाँ कर दी। यह एक ऐसा शो है जो आपको अपनी काबिलियत समझने और खुद को और विस्तार देने में मदद करता है। उम्मीद करता हूँ इस सीजन में भी मुझे उतना ही मजा आएगा जितना मुझे पिछले सीजन में आया था। आप देख रहे थे केलांचल टाइम्स। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।